नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और एक नए यूट्यूब वीडियो में। आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है डीएनए स्ट्रक्चर व्हिच इज़ गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। तो जो वाटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ-साथ हम डीएनए बेस पेयरिंग, एंटीपैरेलल नेचर एंड चार्ज-एफ रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो व्हाट इज डीएनए? ठीक है। सो डीएनए बेसिकली आपका एक बायोमोलिक्यूल है जो कि आपके हर यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। एंड दे आर आल्सो नोन एज जेनेटिक मटेरियल। क्यों जेनेटिक मटेरियल हम कहते हैं? बिकॉज डीएनए कंसिस्ट ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन विद इन इट। ठीक है। और this genetic material or DNA is primarily located in the nucleus और in case of prokaryotic cell ये साइटोप्लाज्मा में फ्रीली पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर स्ट्रक्चर। ठीक है। तो डीएनए कंट्रोल इनहेरिटेंस एंड प्रोटीन सिंथेसिस। दोस्तों हमारे सेल में जितने बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं और उसका अल्टीमेट प्रोडक्ट आपका प्रोटीन ही होता है। और ये प्रोटीन जो बनता है वो एक्चुअली बनता है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइडेड इन द डीएनए। ये हम अच्छे से डिटेल्स में स्टडी करेंगे इन द ट्रांसलेशन प्रोसेस। जो फर्दर हमारा वीडियो बनेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली याद रखिए दोस्तों, डीएनए एक बायोमोलिक्यूल होता है जो कि हर प्रकार के यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। अगर प्रोकैरियोटिक हुआ तो वो साइटोप्लाज्म में सर्कुलर फॉर्म में पाया जाएगा। अगर यूकेरियोटिक हुआ तो ये यूकेरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर में, ये आप देख सकते हो न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाता है। और ये कंट्रोल करता है इनहेरिटेंस, मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो इंफॉर्मेशन जाएगा वो एक्चुअली डीएनए ही जाता है। उसी इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो इन्फॉर्मेशन जाएगा, वो डीएनए जाता है, प्लस जब भी वो अपने बॉडी में रहेगा, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस में सहाय करेगा। ठीक है? नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ डीएनए। तो 1953 में 2 साइंटिस्ट थे, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, जो कि आप ये इमेज में देख सकते हो। इन्होंने ही डबल हेलिक्स मॉडल को दिया था या प्रपोज़ किया था। और ये डबल हेलिक्स मॉडल अ, दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ डाटा गिवन बाय रोज़लिन फ्रैंकलिन एंड एर्विन चार्जर। सो रोज़लिन फ्रैंकलिन का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ उन्होंने एक्स-रे डिफ्रैक्शन डाटा दिया था। और बिकॉज़ ऑफ द यूज़ ऑफ एक्स-रे फॉर लॉन्ग पीरियड उनको कैंसर हो गया था और कैंसर की वजह से वो मर गई थी। और एर्विन चार्जेफ का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल था, बिकॉज़ उन्होंने बताया था कि डीएनए में 2 कंपोनेंट पाए जाते हैं, प्यूरिन एंड पाइरिमिडीन। और ये 2 कंपोनेंट इक्वली अमाउंट में होते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन के बेसिस में आपके वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए के अंदर में प्यूरिन एंड पाइरिमिडीन के अरेंजमेंट को अच्छी तरह से बता सके थे, बिकॉज़ ऑफ द डाटा ऑफ एर्विन चार्जर। ठीक है? तो अभी हम देखेंगे वाटसन एंड क्रिक मॉडल और उनके की फीचर्स। तो बेसिकली वाटसन एंड क्रिक मॉडल में जो डीएनए होता है वो दिखने में इस प्रकार से होता है। ठीक है दोस्तों? सो ये होता है डीएनए इज़ अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। दोस्तों हेलिक्स मतलब क्या होता है? आप कुछ कलम होते हैं जिसमें स्प्रिंग पाया जाता है। तो स्प्रिंग का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा दोस्तों, देखिए, इस प्रकार से होगा आपका। तो स्प्रिंग इस प्रकार से होते हैं और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम हेलिक्स। ठीक है? इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम हेलिक्स। तो डीएनए भी इस प्रकार से ही पाया जाता है। ठीक है? तो जब भी डीएनए इस प्रकार से दिखने को मिलेगा, इसे हम कहेंगे हेलिक्स। और यहाँ पर 2 स्ट्रैंड हेलिकल फॉर्म में दिखने को मिलेगा। ठीक है? तो 2 स्प्रिंग एक साथ रहेगा और वो उसको स्ट्रेच कर देने से डीएनए दिखने को मिलेगा। डीएनए का स्ट्रक्चर आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है? और ये जो स्ट्रैंड होते हैं, ये रस्सी की तरह जो स्ट्रैंड मतलब रस्सी ही होता है। तो ये जो स्ट्रैंड होते हैं इसे हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। किस लिए हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं? बिकॉज़ दिस स्ट्रैंड आर मेड अप ऑफ
बायोमोलिक्यूल्स नॉन एज न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और ये न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं ये डिटेल्स में हम इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एक स्ट्रैंड में मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड हमको दिखने को मिलेंगे और इसी की वजह से हम इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होते हैं और यहाँ पर जो डीएनए का अरेंजमेंट है या डीएनए का हेलिक्स का डायरेक्शन होता है वो होता है राइट हैंडेड, मतलब कि उसका डायरेक्शन इस प्रकार से जाता है और इस डायरेक्शन में जब भी जाएगा हेलिक्स जब भी इस प्रकार से फॉर्म होता है और डायरेक्शन में अच्छे से देखिए दोस्तों इस प्रकार होगा। यहाँ पर हेलिक्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको हम कहेंगे राइट हैंडेड हेलिक्स। ओके, सो वाटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था वो राइट हैंडेड होता है। और एक मैं बता दूं कि हमारे बॉडी में लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स भी हमको दिखने को मिलता है। ठीक है, एंड द डायमीटर ऑफ दिस हेलिक्स इज 2 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर का होता है। और इसके 1 टर्न में मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हाफ टर्न है और यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक इसे हम कहते हैं 1 टर्न। तो ये एक टर्न के अंदर में 10 नाइट्रोजीनियस बेस पाया जाता है। यहाँ पर डायग्राम में 10 नहीं है बट दोस्तों याद रखिए एक टर्न में आपको 10 बेस पेयर दिखने को मिलेगा और एक टर्न का लेंथ होता है 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। तो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से बने होते हैं, नाइट्रोजीनियस बेस, डीऑक्सी सुगर एंड फॉस्फेट। तो बेसिकली नाइट्रोजीनियस बेस क्या होता है, ये होते हैं रिंग स्ट्रक्चर, सिंगल रिंग भी हो सकते हैं या डबल रिंग भी हो सकते हैं विच इज मेड अप ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। और ये बिकॉज ऑफ इट्स एरोमेटिक नेचर कभी कभी ये म्यूटेशन भी इसके बीच में म्यूटेशन भी हम देख सकते हैं। बेसिकली ये नाइट्रोजीनियस बेस प्यूरिन एंड पायरामिडिन दो प्रकार के होते हैं। प्यूरिन्स डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें एडेनिन एंड ग्वानिन हमको दिखने को मिलेगा। पायरेमिडिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पर साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन हमको दिखने को मिलता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज डीऑक्सी सुगर। ये सुगर मॉलिक्यूल होता है जिसे हम पेंटोस सुगर भी कहते हैं बिकॉज यहाँ में 5 कार्बन होते हैं। कितना होता है, 5 कार्बन होते हैं। यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, 1 नंबर, दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा और ये पांचवा। ठीक है, हर कार्बन में आपको OH ग्रुप दिखने को मिलेगा बट सेकेंड कार्बन में OH ग्रुप एब्सेंट होता है। इसी के वजह से इसे हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोस सुगर। ठीक है, यहाँ पर बिकॉज सेकेंड कार्बन में OH ग्रुप नहीं रहता। अगर यहाँ में OH ग्रुप रहता तो इसे हम कहते हैं राइबोस सुगर जो कि आरएनए में दिखने को मिलता है। और बिकॉज ऑफ दिस डीऑक्सी राइबोस सुगर डीएनए का जो रिएक्शन रेट है वो थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू आरएनए एंड दिस इज व्हाई डीएनए इज accepted as a genetic material in most of the living organism in this world, क्योंकि वो स्टेबल है। बिकॉज डीएनए में इतना ज्यादा रिएक्टिविटी नहीं दिखता है एज कम्पेयर टू आरएनए। और जेनेटिक मटेरियल अगर रिएक्टिव हुआ तो वो तो बहुत खराब बात है बिकॉज आपका जेनेटिक मटेरियल हमेशा स्टेबल होना चाहिए क्योंकि ये एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में पास होना पड़ता है। अगर रिएक्टिव हो गया तो वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा इन द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। इसी की वजह से डीएनए ने जो शुगर मॉलिक्यूल एक्सेप्ट किया वो है डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड लास्ट है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो फॉस्फेट ग्रुप इज वेरी इसेंशियल क्योंकि ये दो शुगर मॉलिक्यूल को अटैच करने में सहाय करता है। और इसका और एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है कि डीएनए का जो नेचर है वो एसिडिक नेचर है और वो एसिडिक नेचर होता है बिकॉज ऑफ दिस फॉस्फेट ग्रुप। ओके, और ये क्वेश्चन हर एंट्रेंस में मैं देखा हूँ पूछा जाता है कि which component of DNA is responsible for its acidity, तो उसका आंसर होगा फॉस्फेट ग्रुप। ओके, और आप देख सकते हो कि जो डीएनए हो गया, डीएनए का जो बैकबोन जो स्ट्रैंड मेन बना होता है वो फॉस्फेट और शुगर से बना होता है और इनर पोर्शन में आपको नाइट्रोजीनियस बेसेस दिखने को मिलते हैं। और इनर पोर्शन में ही दो नाइट्रोजीनियस बेसेस के बीच में कनेक्शन दिखने को मिलेगा जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड है जिसको हम और डिटेल्स में देखेंगे। नेक्स्ट हो गया बेस पेयरिंग। तो बेस पेयरिंग मतलब क्या, नाइट्रोजीनियस बेस के बीच में बॉन्डिंग। ठीक है,
बेसिकली ये बॉन्डिंग किस-किस के बीच में होता है, ये हम देखते हैं। सो प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन जैसे कि मैंने बताया था। सो प्यूरिन में आपका क्या-क्या आ जाता है? एडेनिन एंड ग्वानिन एंड पाइरिमिडिन में आपका थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। बट यूरासिल इज फाउंड इन आरएनए, दैट्स व्हाई वी विल नॉट डिस्कस इन दिस वीडियो। सो एडेनिन पेयर विथ थाइमिन विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। दोस्तों हमेशा याद रखिए दोस्तों, ये एडेनिन और थाइमिन के बीच में जब भी बॉन्ड फॉर्म होगा, वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से ही फॉर्म होता है। ओके? और ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। नाउ दिस 2 अरेंजमेंट इज नोन एज़ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ओके? एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ ही जाएगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ ही जाएगा। अभी पूछोगे किस लिए? बिकॉज़ ये अरेंजमेंट के वजह से ही हमको यूनिफ़ॉर्म डायमीटर जो कि 2 नैनोमीटर है, क्योंकि 2 नैनोमीटर है, वो हमको यूनिफ़ॉर्म डायमीटर देखने को मिलता है बिकॉज़ ऑफ दिस अरेंजमेंट। अदरवाइज़ दिस यूनिफ़ॉर्मिटी विल नॉट अचीव। ओके? नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं चार्जेफ रूल। नाउ ये चार्जेफ रूल क्या है? इवन इवन दोस्तों आपको हाई सेकेंडरी लेवल में भी बायोलॉजी के एग्जाम में आपको चार्जेफ रूल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे। इवन इन बीएससी, एमएससी एंड सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस एग्जामिनेशन चार्जेफ रूल से क्वेश्चन आता ही आता है। तो बेसिकली चार्जेफ ने क्या डिस्कवर किया था? उसने ये चीज़ पता किया था कि कोई भी डीएनए में या डीएनए बायोमोलेक्यूल में आपका एडेनिन जितने मात्रा में पाया जाता है, उतना ही थाइमिन पाया जाता है और ग्वानिन जितने मात्रा में पाया जाता है, उतना ही साइटोसिन पाया जाता है। इसका मतलब क्या? कि टोटल प्यूरिन की जितना मात्रा आपके डीएनए में है, उतना ही इक्वल अमाउंट आपको पाइरिमिडिन दिखने को मिलेगा। एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। कंसीडर कीजिए इस डीएनए में एडेनिन आपका 30% है, ठीक है? 30% है और 30% है, तब तो इसका मतलब एडेनिन अगर 30% है, तो थाइमिन भी कितना हुआ? 30%। अगर आपको फाइंड आउट करना है कि ग्वानिन और साइटोसिन का मात्रा कितना है, तो ईज़िली आप निकाल पाओगे। पकड़ लो कि एडेनिन और थाइमिन 30-30% है, तो टोटल कितना हो गया? 60%। तो 100 से आप अगर 60 को माइनस कर दोगे, तो कितना बच गया? 40। तो 40% आपका ग्वानिन और साइटोसिन है। तो ग्वानिन जितना रहेगा, उतना ही साइटोसिन रहेगा। इसका मतलब क्या? 20% आपका ग्वानिन और 20% आपका साइटोसिन, क्योंकि दोनों ही मिलके 40 होंगे ना, 20-20 प्लस 40 होंगे। तो इसी प्रकार से आप डीएनए में अगर एक कंपोनेंट का आपको परसेंटेज पता चल गया, तो सारे प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन के कंपोजिशन को आप निकाल पाओगे। और इसी रूल को हम कहते हैं चार्जेफ रूल, जो कि बताता है कि प्यूरिन का जितना मात्रा है, उतना ही पाइरिमिडिन भी हमको डीएनए में देखने को मिलता है। Now let's discuss about the antiparallel nature of DNA. So antiparallel nature, two strand run in opposite direction. याद रखिए दोस्तों कि दो स्ट्रैंड जो पाए जाते हैं, एक स्ट्रैंड का अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ 5 प्राइम, एंड होता है 3 प्राइम में, उसी के ऑपोजिट में जो नेक्स्ट स्ट्रैंड होगा, इसका जो नेचर होगा, ये होगा 3 प्राइम होगा और ये एंड होता है 5 प्राइम में, ठीक है? और इस नेचर को हम कहते हैं एंटी पैरेलल नेचर ऑफ डीएनए, ठीक है? और ये पकड़ लीजिए, आप कंसीडर कीजिए कि ये स्ट्रैंड सीधा है, तो ये उल्टा होगा फेसिंग डाउनवर्ड। ये अगर फेसिंग अपवर्ड है, पकड़ लीजिए ये एक इंसान है, इस प्रकार से ये खड़ा हुआ है और दूसरा इंसान इस प्रकार से खड़ा हुआ है। इस प्रकार से खड़ा हुआ है। तो ये दोनों नेचर को हम कहेंगे एंटी पैरेलल, ठीक है? एंड बिकॉज़ ऑफ दिस नेचर हम डीएनए को क्या कहते हैं? एंटी पैरेलल नेचर ऑफ डीएनए। वन स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जाएगा, दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है? अभी आप पूछोगे कि ये 5 प्राइम क्या होता है और 3 प्राइम क्या होता है? इसे मैं आप सभी को फिर से दिखा देता हूँ कि ये 5 प्राइम और 3 प्राइम क्या होता है। दोस्तों याद रखिए, ये स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा था? ये शुगर देखा था। तो ये शुगर जो होता है, आप पकड़ लीजिए, ये डीएनए का सबसे लास्ट, सबसे ऊपर में जो एक शुगर रहता है, उसके ऊपर में फॉस्फेट दिखने को नहीं मिलता, बिकॉज़ ये फॉस्फेट का मेन काम क्या है? इट हेल्प्स टू कनेक्ट टू डिफरेंट शुगर। देख सकते हो ये फॉस्फेट
आपके ऊपर की तरफ एक शुगर को अटैच कर रहा है और नीचे की तरफ एक शुगर को अटैच कर रहा है। बट अगर आप कंसीडर करो एक डीएनए का सबसे ऊपर के शुगर में किसी को भी अटैच नहीं करना है, तो यहाँ पर तो फॉस्फेट नहीं रहेगा, नहीं रहता है ना? तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया था कि ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा कार्बन है। ठीक है? तो सबसे ऊपर में जो आपका कार्बन रहेगा वो 5th कार्बन फ्री रहता है। इसी की वजह से डीएनए के ये एंड को हम 5 प्राइम कहते हैं। उसी प्रकार से सबसे लास्ट में जो आपका शुगर रहेगा, उसके नीचे में जो कार्बन फ्री रहता है वो 3rd कार्बन रहता है। इसी की वजह से हम इसे 3 प्राइम कहते हैं दोस्तों। अभी आपको समझ में आ गया? तो ये जो अरेंजमेंट है, 2 स्ट्रैंड का दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है? और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बी फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन और स्टेबिलिटी के लिए। अगर ये 2 अ, स्ट्रैंड इंडिपेंडेंट ना होते तो डीएनए रेप्लिकेशन होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता और डीएनए का स्टेबिलिटी भी हम अचीव नहीं कर पाते। ओके? नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड स्टेबिलिटी। तो हमें पता है कि 2 स्ट्रेन जो एक साथ मिलके रह सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड। नाउ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड होल्ड्स कॉम्प्लीमेंट्री बेस टुगेदर, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री बेस को होल्ड करके रखते हैं। स्टेकिंग इंटरेक्शन बिटवीन बेसेस एंड स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी अचीव करते हैं। And this structure is stable when it is GC rich. GC मतलब दोस्तों याद रखिए, आपका जितना हाइड्रोजन बॉन्ड का मात्रा ज़्यादा हो, उतना ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और आप सभी को पता है कि आपका ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड दिखने को मिलता है। एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड? 2। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ ज़्यादा है? जी और सी के बीच में। तो इ उस प्रकार का डीएनए ज़्यादा स्टेबल होगा जहाँ पर ग्वानिन और साइटोसिन का मात्रा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एडेनिन एंड थाइमिन। ये चीज़ हमेशा याद रखिए दोस्तों। हाइड्रोजन बॉन्ड आपका डीएनए को स्टेबल रखता है और वही डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है जिसमें ग्वानिन और साइटोसिन का मात्रा ज़्यादा दिखने को मिलता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द समरी ऑफ दिस वीडियो। डीएनए क्या होता है? डबल हेलिक्स होता है और ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। एंड डीएनए में हमें कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस दिखने को मिलता है। एडेनिन एंड थाइमिन एक साथ दिखने को मिलेगा। ग्वानिन एंड साइटोसिन भी एक साथ दिखने को मिलते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होते हैं। एडेनिन एंड थाइमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन एंड साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दे फॉलो चार्जेफ रूल, ठीक है? और डीएनए में जो 2 स्ट्रैंड होते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम या 3 प्राइम टू 5 प्राइम। एंड बिकॉज़ दिस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, एक्यूरेट रेप्लिकेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज़ पॉसिबल, ठीक है? और डीएनए स्टेबल सबसे ज़्यादा स्टेबल कब रहेगा? जब ग्वानिन एंड साइटोसिन का मात्रा ज़्यादा दिखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। व्हाट्सएप स्टेटस में डालिए ये वीडियो को। मिलते हैं और एक नए वीडियो में। अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं नेक्स्ट डे ही उस टॉपिक में वीडियो बना के आप सभी को प्रोवाइड कर दूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं। बाय।